तो इसमें ग्रंथियों में हमने थायराइड ग्रंथि को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के हाइपोसिक्रेशन से कौन से रोग होते हैं, हाइपरसिक्रेशन से कौन से रोग होते हैं, इसको हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था, है ना। पूछ लिया जाएगा ग्रेप्स किससे संबंधित विकार है, तो हम देखते हैं ग्रेप्स में हम देखते हैं किससे अंतर्गत पढ़ा है, थायराइड के अंतर्गत, है ना। एक्सोपिथेल ग्वाइटर किससे संबंधित है, मिक्सिनेमा किससे संबंधित है, ये सब पूछ लिया जाएगा, है ना। अब कब पूछ लिया जाता है कौन सी ग्रंथि है जो बालक के मानसिक विकास को निर्धारित करती है, थायराइड। ठीक है, कौन सी ग्लैंड है जो बालक के मानसिक विकास को निर्धारित करती है, तो थायराइड। और थायराइड से हार्मोन कौन सा स्रावित होता है, तो हम देखते हैं थायरोक्सिन। बन जाएगा ना। किस ग्रंथि को नेचर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, स्वभाव ग्रंथि से, तो हम देखते हैं तो भी थायराइड। क्यों बदल जाता है स्वभाव, जब हमारे शरीर में बॉडी में आयोडीन की अधिकता हो जाती है तो हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, और इसीलिए बोल देते हैं स्वभाव ग्रंथ। कह नहीं देते नमक ज़्यादा खाया। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, तो हेडिंग डाल लीजिए पैराथायराइड। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि। तो अभी हमने थायराइड को पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं पैराथायराइड को। अब तुरंत हमें डायग्राम का याद आ जाना चाहिए कि पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है तो कहाँ पे स्थित होती है, थायराइड के अंदर। कितनी होती हैं, 4, या कितने जोड़े, तो 2 जोड़े। ठीक है, तो लिख लें इसमें, मनुष्य में 2 जोड़ी, मनुष्य में 2 जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती हैं, पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती हैं जो थायराइड ग्रंथि की पृष्ठ सतह पर दोनों ओर स्थित होती हैं, ठीक है। हमने डायग्राम में देखा था कि आपकी कुछ इस प्रकार से थायराइड ग्रंथि होती है, और इसी में हम देखते हैं दोनों ओर, ये दोनों पालियों पर, है ना, दाईं और बाईं, तो हम देखते हैं 2-2 की संख्या में, यानी 2 जोड़ी कौन सी ग्रंथि पाई जाती हैं, पैराथायराइड। ठीक है, लिख लीजिए। इसके द्वारा पैराथार्मोन, ठीक है, पैराथार्मोन एवं कैल्सिटोनिन, ठीक है, पैराथार्मोन एवं कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावन होता है। तो पैराथार्मोन एवं कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावन होता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से क्या पूछा जाएगा, पैराथायराइड है, अंतःस्रावी है, बहिर्स्रावी है, मिश्र है, तो हम देखते हैं अंतःस्रावी है। क्यों है, क्योंकि इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती, डक्टलेस। कहाँ पे पाई जाती है, तो गर्दन के दोनों ओर, या गर्दन में कौन सी ग्रंथि, थायराइड के दोनों ओर। बस ये देखना है 2 जोड़ी, ये संख्या पूछे तो 4। कौन से हार्मोन, तो पैराथार्मोन और कैल्सिटोन। तो जैसा हमने उसमें लिखा था कमी से होने वाले रोग, है ना, अब इसमें हेडिंग बना लें, कमी से होने वाले रोग, या उसी को अल्पस्रावन बोल देते हैं, या उसी को अंग्रेजी में बोल देते हैं हाइपोसिक्रेशन। ठीक है, तो अल्पस्रावन से होने वाले रोग या कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग। ठीक है, तो पहली हेडिंग डाल लें, ऑस्टियोपोरोसिस,
पहली हेडिंग डाल लीजिए ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस। कई बार तो सीधा इसका संबंध पूछ लेते हैं कि हड्डियों से है, हम देखते हैं ब्रेन से है, हार्ट से है, मसल्स से है, तो किससे है? हड्डियों से, है ना। तो इसमें लिख लीजिए इस रोग में हड्डियां कमजोर एवं भंगुर हो जाती हैं। भंगुर यानी नष्ट। इस रोग में हड्डियां कमजोर एवं भंगुर हो जाती हैं, नष्ट होने लगती हैं। हड्डियां कमजोर एवं भंगुर हो जाती हैं। ठीक है, पूछ लिया जाएगा कि ऑस्टियोपोरोसिस किस ग्रंथि से संबंधित विकार है? पैराथायराइड, है ना। और पैराथायराइड में तो अल्पस्रावन से की अधिकता से, तो अल्पस्रावन से, है ना। किससे संबंधित है? हड्डियों से। ठीक है, अगला लिख लीजिए, दूसरी हेडिंग डाल लें हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया। अब देखिए, हमने जो शुरू में अतिश्रावण अल्पश्रावण लिखा है ना, तो अल्प को अति कर लेना, थोड़ी हम उल्टा लिख गए हैं ना। हाइपर से याद आया, तो अल्प जहाँ हमने लिखा अल्पश्रावण से होने वाले रोग, तो अल्प को बस काट दो, अति लिख दो वहाँ पे, यानी हाइपर, हाइपो की जगह क्या लिखना है हमें? हाइपर, क्योंकि हम थोड़ी हाइपर सिक्रेशन यानी अधिकता से होने वाले लिख रहे हैं ना, क्योंकि वही तो हमें याद आया कि इससे 3 प्रकार के होते ही नहीं है, ये टिटनेस बस होता है अल्पश्रावण से केवल। ठीक है, तो अल्प की जगह वो कर लें। ठीक है, तो कौन सा है? अल्पश्रावण से, अतिश्रावण से, तो अतिश्रावण से, और ये भी अतिश्रावण से। ठीक है, पर लिखा है ना हाइपर, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें लिख लें हाइपर कैल्सीमिया, लिख लीजिए। इस रोग में रोगी के रक्त में, इस रोग में रोगी के रक्त में कैल्शियम की, कैल्शियम का संकेत Ca, ठीक है, कैल्शियम की अधिकता हो जाती है, जिससे कैल्शियम की अधिकता हो जाती है जिससे रोगी को प्यास अधिक लगती है और मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे रोगी को प्यास अधिक लगती है और मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, और मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, अगला लिख लें गुर्दे की पथरी। ठीक है, गुर्दे की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 1 2 3 2 होती है। इसी को बोल देते हैं रीनल स्टोन। गुर्दे की पथरी कह नहीं देते स्टोन जमा हो गया। स्टोन हमारी बॉडी में केवल 2 ही जगह जमा होता है, या तो किडनी की बात करें या फिर गॉल ब्लैडर की बात करें, है ना। एक पित्ताशय में बनती है पथरी और एक होती है किडनी में। तो हम देखते हैं पित्ताशय और किडनी 2 जगह हम देखते हैं पथरी बनती है। तो गुर्दे की पथरी, तो ये भी हम देखते हैं किससे? तो पैराथायराइड ग्रंथि। तो लिख लें इसमें, इस रोग में अकार्बनिक लवणों की अधिकता के कारण, अकार्बनिक लवणों, अकार्बनिक क्या होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब। अकार्बनिक लवणों की अधिकता के कारण, अकार्बनिक लवणों की अधिकता के कारण गुर्दे में पथरी बन जाती है। गुर्दे में पथरी बन जाती है। ठीक है, उसी को गुर्दा कहते हैं, उसी को वृक्क कहते हैं, उसी को किडनी कहते हैं, अंग्रेजी में किडनी कहते हैं। ठीक है, अब कई बार आपने देखा होगा कि पूछ लेते हैं परीक्षा में क्वेश्चन, जो हम देखते हैं पथरी बनती है, स्टोन बनता है, तो किसके कारण होते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट के, है ना। तो इसीलिए हम देखते हैं किसकी अधिकता से होती है? तो कैल्शियम की अधिकता से। तो ये क्या पढ़े हमने?
अति श्रावण से होने वाले रोग, है ना। इसको हम थोड़ा बोल गए थे शुरू में, अल्प, तो अल्प नहीं है जबकि क्या है, अति से, ठीक है। अब आ जाएगा ए बी सी ऑल ऑफ दी निम्नलिखित में से कौन से हाइपर सिक्रीशन से होने वाले रोग हैं पैराथायराइड ग्रंथि के, तो सभी हो जाएगा, है ना। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों से है, हाइपर कैल्सीमिया कैल्शियम की अधिकता से है, और ये भी हम देखते हैं अकार्निक लवणों की अधिकता से, ठीक है। अब हेडिंग डाल सकते हैं अल्प श्रावण से होने वाले रोग, यानी हाइपोसिक्रेशन से होने वाले रोग। आज स्टूडेंट कम दिख रहे हैं क्लास में, आज शिवरात्रि का सर है। ठीक है, अल्प श्रावण से होने वाले रोग, ठीक है। तो अल्प श्रावण से हम देखते हैं एक ही रोग होता है केवल और केवल टिटनेस, है ना। तो हेडिंग डाल सकते हैं टिटनेस, टिटेनस। अब इसको हम विस्तार से नहीं लिख रहे, विस्तार से हम पढ़ चुके हैं। बस ये देखना है कि यदि हार्मोन की कमी से पूछता है तो पैराथार्मोन, ठीक है, और यदि पूछता है बैक्टीरियल है वायरल है तो बैक्टीरियल है, दो प्रकार से पूछा जाता है। और टिटनेस में क्या होता है, मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है ना। तो लिख लें इसमें, टिटनेस में, इस रोग में रोगी की मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, रोगी की मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, रोगी की मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है। अकड़न आ जाती है, ठीक है। तो ये वाली ग्रंथि भी हमारी कंप्लीट हो गई। कौन सी हो गई, ये पैराथायराइड। एक बार और देख लें, पैराथायराइड ग्रंथि से कौन से हार्मोन, तो पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन। स्थिति कहाँ होती है, तो थायराइड के अंदर। संख्या कितनी होती है, 4, जोड़ी कितनी होती हैं, 2, ठीक है। अब अल्प श्रावण से कौन सा रोग होता है, तो केवल और केवल टिटनेस। अति श्रावण से बात करेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरकैल्सीमिया और गुर्दे की पथरी, ठीक है। इस प्रकार से आपके पूछ लिए जाएंगे। अगला कौन सा हमने लिखा था ग्रंथियों में, थाइमस, है ना। देखिए, तो कोशिश करना है, हम डायग्राम किसी विषय वस्तु का क्यों बनाते हैं, क्योंकि शिक्षण में हम देखते हैं जब दोनों ज्ञानेंद्रियां हमारी काम करती हैं तो हम देखते हैं ज़्यादा स्थायी होता है, इसीलिए हम देखते हैं डायग्राम के द्वारा हमने पढ़ा हुआ था। अब क्या पढ़ेंगे, थाइमस, ठीक है, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थाइमस लिखी थी ना इसके बाद। अब इसकी स्थिति क्या होती है, तो हम देखते हैं ये रिंग टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार से, इनकम्प्लीट जो रिंग होती है ना। तो हम देखते हैं ट्रैकिया होती है, और ट्रैकिया के दोनों तरफ इस प्रकार से हम देखते हैं, ट्रैकिया के दोनों तरफ ये जो स्ट्रक्चर बना होता है, तो ये क्या होती है, थाइमस। और जैसे जैसे हम एजिंग की ओर जाते हैं, वृद्धावस्था की ओर जाते हैं, तो ये ग्रंथि धीरे 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 क्या होती लगती है, घटने लगती है। तो कौन सी ग्रंथि हम देखते हैं शैशवावस्था के बाद छोटी होने लगती है ना, या बाल्यावस्था में छोटी होने लगती है, या वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। जो भी क्वेश्चन आए सभी का आंसर क्या हो जाएगा, थाइमस। कौन सी ग्रंथि है जो हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है, थाइमस, है ना। तो थाइमस जो होती है प्रतिरक्षा, इसमें भी हम देखते हैं 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, है ना। तो हम देखते हैं तीनों का काम क्या होता है, मनुष्य में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना, है ना। तो इसको लिख लें, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। तो इसमें लिख लें, यह है, यह यानी थाइमस ग्रंथि। यह बच्च गुहा में, बच्च गुहा, थोरेसिस कैविटी जिसे कहें, हाँ, थोरेसिस कैविटी, बच्च गुहा। अब बच्च गुहा क्या है, हमने बताया था ना कि फेफड़ों वाला भाग जो कहलाता है बच्च गुहा। सबसे पहले ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया के बाद हम देखते हैं फेफड़े। तो ट्रैकिया के इर्द गिर्द का भाग क्या हो जाएगा, वो बच्च गुहा।
तो लिख लें, यह वक्ष गुहा में ट्रेकिया के दोनों तरफ, वक्ष गुहा में ट्रेकिया के दोनों तरफ, ट्रेकिया ऐसी को क्या बोलेंगे, श्वास नली, ट्रेकिया ब्रैकेट में लिख सकते हो श्वास नली, ठीक है। श्वास नली के दोनों तरफ स्थित होती है, ट्रेकिया के दोनों तरफ स्थित होती है। लिख लीजिए, मनुष्य में यह ग्रंथि शैशवावस्था के बाद, शैशवावस्था, मनुष्य में यह ग्रंथि शैशवावस्था के बाद, शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष की एज होती है ना, पढ़ते बाल विकास में 0 से 5 या 6 वर्ष। हाँ, मनुष्य में यह ग्रंथि शैशवावस्था के बाद धीरे धीरे छोटी होने लगती है, धीरे धीरे छोटी होने लगती है और वृद्धावस्था तक पूरी तरह लुप्त हो जाती है। पूरी तरह लुप्त हो जाती है। तो देखिए ऑप्शन के ऊपर है, कैसा क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं बाल्यावस्था के बाद कौन सी ग्रंथि लुप्त होने लगती है, ये शैशवावस्था के बाद, या पूछ लेते हैं यौवनावस्था प्रारंभ होने के बाद कौन सी, सभी का आंसर यही आएगा, थाइमस ग्रंथि, ठीक है। और वृद्धावस्था में पूरी तरह से लुप्त कौन हो जाती है, तो भी थाइमस ग्रंथि। देख लें, इस ग्रंथि से, शांत बैठे रहो, इस ग्रंथि से निम्न 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, निम्न 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, निम्न 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, ठीक है। तो पहले तीनों को लिख लें, पहला थायमोसिन, हेडिंग नहीं बनाना है कुछ, है ना, थायमोसिन, ठीक है, पहला लिख लीजिए थायमोसिन, और दूसरा लिख लें थायमिन फर्स्ट, और तीसरा लिख लें थायमिन सेकेंड। थायमोसिन, थायमिन फर्स्ट और थायमिन सेकेंड। तो पूछ लेते निम्नलिखित में से कौन सा थाइमस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है या नहीं है, तो तीनों प्रकार के हार्मोन किससे स्रावित हैं, थाइमस ग्रंथि से, और तीनों का काम ही एक होता है, इसीलिए इनको अलग अलग से नहीं लिखना है, तीनों का काम क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना, ठीक है। तो लिख लें अगली लाइन से, यह तीनों प्रकार के हार्मोन, यह तीनों प्रकार के हार्मोन मनुष्य में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम, मनुष्य में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं। यह तीनों प्रकार के हार्मोन मनुष्य में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है, बन जाएगा ना। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। एक बार कंडीशन को देखें, श्वास नली के दोनों तरफ, है ना, और हम देखते हैं इसकी कंडीशन कहाँ होती है, श्वास नली के दोनों तरफ, श्वास नली कहाँ पे होती है, थोरेसिस कैविटी में, बच्चों को आप पूछ सकते हैं। कितने प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, थायमोसिन, थायमिन फर्स्ट, थायमिन सेकेंड। इसका काम क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना। कौन सी ग्रंथि है जो मनुष्य में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है, थाइमस। अब कौन सी लिखी हमने, पीनियल को भी पढ़ लें, है ना, और बढ़िया कल सभी को पढ़ के आना अच्छी तरह से।
पीनियल काय, काय मीन्स होता है बॉडी या काया, है ना, इसीलिए पीनियल काय बोल देते हैं। पीनियल काय। अब देखिए कई बार आपका पूछ लेते हैं कि कौन सी ग्रंथि है जो हम देखते हैं मस्तिष्क की ऊपरी सतह पर स्थित होती है, तो हम देखते हैं पीनियल। अब हम देखते हैं कि जो मस्तिष्क की बात होगी, जब भी पीनियल की बात होगी मस्तिष्क की ऊपरी सतह। अब जो हमारा ब्रेन है, देख लें, तो ब्रेन की बात करते हैं तो 3 पार्टों में बटा होता है ना। अब हम देखते हैं, एक होता है अग्र मस्तिष्क, या इसी को बोल देते हैं अंग्रेजी में फोर ब्रेन, और एक होता है मध्य मस्तिष्क, या इसी को बोल देते हैं मिड ब्रेन, ठीक है, और एक होता है हम देखते हैं पश्चिम मस्तिष्क, या इसी को बोल देते हैं हाइंड ब्रेन। अब यहाँ अग्र मस्तिष्क की बात करें तो यहाँ आगे चलकर 3 भागों में बढ़ जाता है। एक को बोल देते हैं घ्राण पिंड, या इसी को अंग्रेजी में बोल देते हैं ऑल्फैक्टरी लॉब। एक होता है हम देखते हैं प्रमस्तिष्क, या इसी को बोल देते हैं अंग्रेजी में सेरिब्रम, ठीक है, और एक होता है डायसेफिलान। सेफिलान, ठीक है, डायसेफिलान। अब यही आगे चलकर हम देखते हैं कि 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसको ऊपरी भाग को बोलते हैं थैलेमस और निचली भाग को बोलते हैं हाइपोथैलेमस। तो जब भी यदि आ जाए क्वेश्चन आपका कि पीनियल ग्रंथि संबंधित है मस्तिष्क से, अब मस्तिष्क की हम देखते हैं अग्र मस्तिष्क से, मध्य से, पश्च से, तो अग्र मस्तिष्क यानी फोरब्रेन से। अब फोरब्रेन की बात करते हैं तो ये ऑल्फैक्टरी लोब होता है। इससे हम देखते हैं जितने भी प्राणी होते हैं, तो हम देखते हैं जो सूंघने की क्षमता है, यानी दुर्गंध और सुगंध का पता किससे लगा लेते हैं, घ्राण पिंड से। क्या नहीं देते कि आप बड़े ही पता लगा लेते हो कि कितने जल्दी क्या हो रहा है, या क्या किसकी महक आई, किसकी दुर्गंध आई। तो जो व्यक्ति, जिन व्यक्तियों में या जिन प्राणियों में घ्राण पिंड जितना अधिक विकसित होता है, उसको हम देखते हैं गंध और सुगंध का आभास उतने ही जल्दी होता है। और घ्राण पिंड सबसे अधिक विकसित होता है जानवरों में, और जानवरों में कौन सी, तो कुत्तों, इसीलिए हम देखते हैं उसमें सूंघने की क्षमता अधिक होती है। इसके बाद प्रमस्तिष्क, ये बुद्धि का केंद्र होता है, और डायसेफिलान ये हम देखते हैं अग्र मस्तिष्क का हम देखते हैं तीसरा भाग होता है। इसी के ऊपरी भाग में होते हैं थैलेमस और निचले भाग में हाइपोथैलेमस। अब पूछ लें कि किससे संबंधित है पीनियल ग्रंथि, मस्तिष्क से। अब मस्तिष्क के कौन सी भाग से, अग्र मस्तिष्क, और डीपली पूछें तो डायसेफिलान, और डीपली पूछें तो थैलेमस, क्योंकि मस्तिष्क की हम देखते हैं ऊपरी सतह पर कौन सा स्थित होता है, थैलेमस। तो लिख लें, कई बार आपकी परीक्षा में आ जाता है गर्म और ठंडे का एहसास कहाँ से होता है, तो हाइपोथैलेमस, और ये क्या है, डायसेफिलान का निचला भाग होता है। तो कहाँ पे स्थित होती है, ऊपरी भाग में, यानी किससे संबंधित होगी, थैलेमस से। तो लिख लें इसमें, मनुष्य में यह ग्रंथि डायसेफिलान, ठीक है, डायसेफिलान, हाँ डायसेफिलान, वैसे लिखते डायसेफिलान है, लेकिन अच्छा नहीं लगता थोड़ी पढ़ने में, तो डायसेफिलान बोल देते हैं, है ना, ठीक है। ठीक है, डायसेफिलान, तो मनुष्य में यह ग्रंथि डायसेफिलान के ऊपरी भाग, डायसेफिलान की ऊपरी भाग क्या होता है, थैलेमस, थैलेमस में स्थित होती है, थैलेमस में स्थित होती है। इसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं, इसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं एपीफिसिस किसे कहते हैं, तो लिख सकते हैं इसे एपीफिसिस या फाइसिस, जो भी आ जाए, एपीफिसिस
ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। एपिफिसिस ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। लीजिए, पीनियल ग्रंथि से निम्न 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। पीनियल ग्रंथि से निम्न 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। निम्न 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, तो पहले हेडिंग डालने एक एक। तो एक होता है मेलेटोनिन, ठीक है, मेलेटोनिन हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन। अब देखिए, इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सरल क्वेश्चन आएगा तो मेलेटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है, तो हम देखते हैं पीनियल। अब मेलेटोनिन का काम है, हम देखते हैं लैंगिक विकास में अवरोधक का कार्य करता है, लैंगिक विकास में सहायक होता है, तो अवरोधक का कार्य करता है। और बताते हैं कि जिन व्यक्तियों में मेलेटोनिन जितना अधिक बनता है वो हम देखते हैं उनमें सेक्सुअली मैच्योरिटी उतनी ही कम होती है, और जिन व्यक्तियों में जितना कम होता है वो हम देखते हैं लैंगिक दृष्टि से उतने ही परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं। और ये किसके प्रति संवेदनशील होता है, प्रकाश के प्रति। और जिन व्यक्तियों में हम देखते हैं, विज्ञान कहती है कि जिन व्यक्तियों में हम देखते हैं जो जन्म से अंधे होते हैं, उन व्यक्तियों में हम देखते हैं मेलेटोनिन नहीं बन पाता है, जिससे हम देखते हैं उनमें जो हम देखते हैं लैंगिक क्षमता या लैंगिक परिपक्वता की बात करें, सेक्सुअल मैच्योरिटी की बात करें, तो एक सामान्य पुरुष की तुलना में अधिक होती है, ये जल्दी आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं इसका प्रकाश से ताल्लुक होता है, और हम देखते हैं प्रकाश के प्रति जो संवेदना नहीं पाई जाती है, सेंसिटिविटी नहीं पाई जाती है, तो जन्मांध व्यक्ति होते हैं उनमें हम देखते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी ज़्यादा होती है, किसकी तुलना में, एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं उनमें मेलेटोनिन नहीं बनता है, और जिन व्यक्तियों में मेलेटोनिन जितना अधिक बनता है तो हम देखते हैं लैंगिक दृष्टि से उतना ही अपरिपक्व या कम परिपक्व होता है। तो लिख लें मेलेटोनिन हार्मोन। तो इसमें लिख लें यह हार्मोन मनुष्य में जननांगों के विकास में, ठीक है, जननांगों के विकास में अवरोधक का कार्य करता है। अवरोधक को अंडरलाइन कर सकते हो। जननांगों के विकास में अवरोधक का कार्य करता है, अवरोधक का कार्य करता है। इसकी अधिकता होने पर लैंगिक परिपक्वता देर से आती है या कम होती है। लैंगिक परिपक्वता देर से आती है या कम होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, लैंगिक विकास में अवरोधक का कार्य करता है। और हम देखते हैं प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। तो हम देखते हैं जो व्यक्ति जन्मांध होते हैं तो उनमें हम देखते हैं मेलेटोनिन कम बनेगा। मेलेटोनिन कम बनेगा तो पक्का है कि लैंगिक या सेक्सुअल मैच्योरिटी हम देखते हैं जल्दी आ जाती है। ठीक है, एक और लिख लें सेरोटोनिन हार्मोन। सेरोटोनिन हार्मोन, इसमें लिख सकते हैं यह
भूख को कंट्रोल करता है, यह भूख को कंट्रोल करता है। और हड्डियों को मजबूत करता है, बोन्स, यह हड्डियों को मजबूत करता है। और तंत्रिका कोशिका के बीच, और तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल और तंत्रिका कोशिका के बीच संदेश पहुंचाने का कार्य करता है। तंत्रिका कोशिका के बीच संदेश पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, लिख लें। इसे फीलिंग गुड हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। फीलिंग गुड हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, यानी सुखद एहसास कराने वाला हार्मोन होता है। इसे फीलिंग गुड हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। फीलिंग गुड हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। फीलिंग गुड हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। फीलिंग गुड हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लिख लें, एक लाइन और लिख लें। इस हार्मोन को न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन को न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन भी कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो अपनी ये वाली ग्रंथि भी कंप्लीट हो गई। कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? मेलेटोनिन और सेरोटोनिन। लिख के थक गए होगे आज, है ना। अब इसके बाद हमने देखिए थायराइड को पढ़ लिया, पैराथायराइड को पढ़ लिया, थायमस को पढ़ लिया, पीनियल को पढ़ लिया। अब हमारी दो बची, एड्रीनल बची और हम देखते हैं पीयूष बची। एड्रीनल ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है? तो किडनी की ऊपरी सतह पर, है ना। हम देखते हैं एक किडनी है ना, और हम देखते हैं किडनी की ऊपरी सतह पर एक घुंडी नुमा रचना होती है जिससे क्या बोल देते हैं? एड्रीनल। किस ग्रंथि से हम देखते हैं एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है? एड्रीनल से। किस ग्रंथि को संकटकालीन ग्रंथि कहा जाता है? एड्रीनल को। किस हार्मोन को संकटकालीन हार्मोन? तो एड्रीनलिन को, है ना। या किस हार्मोन को ट्रिपल एफ हार्मोन के नाम से जाना जाता है? फियर, फाइट और फ्लाइट। फियर, फाइट और फ्लाइट। तो आ जाता है लड़ो उड़ो, है ना, या डरो। डरो, लड़ो, उड़ो, तीन में से, है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम देखते हैं जब हम किसी ऐसी कंडीशन में होते हैं, सिचुएशन में होते हैं, तो हम देखते हैं हार्मोन हमें बचाने का कार्य करता है ना। कोई व्यक्ति से संकट से लड़ने में सहायता करता है। यदि हम लड़ने लायक होते हैं तो हम देखते हैं लड़ा देता है, और लड़ने की कंडीशन में नहीं होते हैं तो डर पैदा कर देता है और भगा देता है, और हम पतली गली से निकल जाते हैं। नहीं कहते हम जा रहे हैं फिर देखेंगे, है ना। तो हम देखते हैं, इसीलिए बोल देते हैं फियर, फाइट और फ्लाइट के नाम से। तो देखिए अभी तक ये समझ में आई होगी ग्लैंड आपको, है ना। चित्र में भी हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है और इसको हमने देख लिया है। अब आज नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। कंडीशन हमने पता कर ही ली है कि कौन सी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका कंडीशन से पूछ लिया जाएगा। कितने प्रकार की होती हैं ग्रंथियाँ? 3 प्रकार की, है ना। कौन कौन से 3 प्रकार? तो हमने पढ़े हैं, ग्रंथियों के प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। एक होती है अंतःस्रावी, ठीक है, और एक क्या हमने पढ़ा था? बहिर्स्रावी, ठीक है। और कौन सी पढ़ा था हमने? मिश्र, मिश्रित आ जाए या मिश्र। अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड को कैसे डिफाइन करेंगे? कि प्राणियों में पाई जाने वाली या मनुष्य में पाई जाने वाली भी ऐसी ग्रंथियां जिनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। और हम देखते हैं किसका सिक्रेशन करती हैं? हार्मोन्स का। और हार्मोन्स का सिक्रेशन किसके द्वारा करती हैं? ब्लड के द्वारा। तो रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करती हैं।
मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि में हमने कौन कौन पढ़ना है? थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल, पिट्यूटरी, थाइमस और पीनियल। तो पूछ लेते हैं इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है, नहीं है। ये क्या होती हैं? ट्यूबलेस होती हैं, यानी इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ मनुष्य में पाई जाने वाली वे ग्रंथियाँ जिनमें हम देखते हैं नलिकाएं पाई जाती हैं और हम देखते हैं एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं, और हम देखते हैं एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ कहलाती हैं, या इन्हीं को नलिकायुक्त ग्रंथियाँ कह देते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि, ये सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। मिश्र ग्रंथि, तो ऐसी ग्रंथियाँ जो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन करती हैं, तो हम देखते हैं कौन सी ग्रंथियाँ कहलाती हैं? मिश्र ग्रंथियाँ कहलाती हैं, है ना। और हम देखते हैं हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन करती हैं। मिश्र ग्रंथि के क्या होती है? केवल और केवल एक, और अग्नाशय। तो कई बार हो जाता है क्वेश्चन की हमारे शरीर में पत्तीनुमा रचना के रूप में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? अग्नाशय, है ना। और कहाँ पे स्थित होती है? तो हम देखते हैं स्टोमच होता है, और हम देखते हैं, और स्टोमच के ही निचली सतह पर ये हम देखते हैं ये पत्तीनुमा रचना पाई जाती है, जिसको बोल देते हैं पैनक्रियाज, ठीक है, या अग्नाशय। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। अग्नाशय की स्थिति कहाँ है? स्टोमक के पीछे या निचली सतह पर, जो भी पूछ लें, है ना। और हम देखते हैं लीवर के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो भी हम देखते हैं अग्नाशय, है ना। ये पत्तीनुमा रचना के रूप में स्थित होती है। कभी कभी पूछ लेते हैं हल्के गुलाबी रंग की ग्रंथि कौन सी होती है? तो अग्नाशय, ठीक है। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे एड्रीनल को और पिट्यूटरी को, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। कोशिश है कि अब किसी को डाउट नहीं होगा कि ये नहीं इससे बन रहा, ग्रंथि से रिलेटेड, है ना। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इसके बाद में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इससे आगे।